निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय सुलोचना को अनुरोध करता जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 13th December 1945, पेज 177 178। वर्ण धर्म संबंधे कथा उठल। वर्ण धर्म के बारे में बात निकली। सीसी ठाकुर, जगते एकटार मतो ठीक आरेकटा देखते पाबे ना। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि दुनिया में ठीक एक जैसा दूसरा नहीं देख पाते हो। একটা গাছের মতো আরেকটা গাছ নয়, একটা পাতার মতো আরেকটা পাতা নয়, একটা মানুষের মতো আরেকটা মানুষ নয়। एक पेड़ के जैसा दूसरा पेड़ नहीं, एक पत्ते के जैसा दूसरा पत्ता नहीं, एक मनुष्य के जैसा और एक मनुष्य नहीं। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। हर किसी का स्वतंत्र वैशिष्ट्य है। আর এই বৈশিষ্ট্যের পিছনে আছে ইনবর্ন ইনস্টিংক্ট, ট্রেট ও টেম্পারামেন্ট, সহজাত সংস্কার, गुण और धातु। और इस वैशिष्ट्य के पीछे है इनबॉर्न इंस्टिंक्ट, ट्रेट और टेम्परामेंट, सजात संस्कार, गुण और धातु। टेम्परामेंट माने धातु, धातु माने धारण करे जा। टेम्परामेंट मतलब धातु, और धातु का मतलब होता है जो धारण करता है। ওই ধাতুকে যেমনতর ব্যবহার করা হয়, যে তালে যেমন রকমে ওই ধাতু দিয়ে যাকে যেমনতর পরিচর্যা করা হয়, অস্খলিত তৎপরতায় व्यक्तित्व হয়ে ওঠে তেমনি। उस धातु को जिस तरह व्यवहार किया जाता है, जिस तरीके से, जैसा, वही धातु देकर जिसको जिस तरह परिचर्या किया जाता है, अस्खलित तत्परता के साथ व्यक्तित्व भी वैसे ही बन उठती है। ওই বৈশিষ্ট্যের তারতম্য অনুযায়ী চারটে ग्रैंड डिवीजन प्रधान भाग करा है। उस वैशिष्ट्य के अनुसार इसे चार ग्रैंड डिवीजन यानी कि प्रधान भाग में भाग किया जाता है। মানুষ, অন্যান্য জীবজন্তু, পশু-পক্ষী, গাছপালা সবকিছুর মধ্যে ওই ডিভিजन विभाग আছে। मनुष्य, दूसरे इतर जीव-जंतु, पशु-पक्षी, झाड़-पौधे, सब चीजों के अंदर ये डिवीजन यानी कि विभाग है। এই চারটে विभाग হলো विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चार विभाग है विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। প্রত্যেকটি বর্ণই তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমাজের সেবা করত। हर एक वर्ण उसके वैशिष्ट्य के अनुसार समाज की सेवा करता। যার বৈশিষ্ট্য যেমন উন্নত ধরনের সে তেমন শ্রদ্ধা পেত। जिसका वैशिष्ट्य जितना उन्नत किस्म का उन्हें उतना ही श्रद्धा मिलता। परस्परेर मध्य छिलो अंगांगी भाव, एक दूसरे के बीच में था अंगांगी भाव। काउके बात दिए कारो चलार जो छिलो ना, किसी को छोड़कर किसी को चलने की कोई उपाय नहीं थी। ताई काउके कारो अवज्ञा करार अवकाश छिलो ना, इसीलिए किसी को अवज्ञा करने की कोई अवकाश नहीं थी। এদের মধ্যে আবার অনুলোম ক্রমে বিয়ে शादी হতো। इनमें अनुलोम क्रम में शादी विवाह होती। ताई सब वर्णই आत्मीयता सूत्रे जड़ित হয়ে পড়তো। और इसी वजह से हर एक वर्ण में आत्मीयता सूत्र से जड़ित हो पड़ता था, जुड़ जाता था। समाज व्यवस्था एमन छिलो जाते नीचू ऊपरेर दिके उठे जाए। समाज व्यवस्था कुछ ऐसी थी जिससे निम्न ऊपर के तरफ उठ जाए। তাই অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন থাকলেও प्रतिलोम संबंधे कठोर निषेध छिलो। इसलिए अनुलोम असवर्ण विवाह प्रचलन रहने पर भी प्रतिलोम विवाह संबंध में कठोर निषेध था। कारण प्रतिलोमे परिध्वंसेर सृष्टि হয়, क्योंकि प्रतिलोम से परिध्वंस की सृष्टि होती है। মনু বলেছেন, যত্র তে परिध्वंसा जायन्ते বর্ণ দূষকাः রাষ্ট্রিকৈঃ সহ तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति। मनु कहते हैं, जत्र त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वर्ण दूषकाः राष्ट्रकैः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति। তপস্যা এবং বিহিত যৌন সংসর্গ এই দুটো দিয়ে হয় মানুষের বিকামিং, বৃদ্ধি। तपस्या और विहित যৌन संसर्ग ये दोनों के द्वारा मनुष्य की बिकमिंग यानी कि वृद्धि होती है। তাই জাতিকে যদি বাড়তির পথে চলতে হয়, আইডিয়াল, আদর্শ ও ম্যারেজ, विवाह, ये দুটো ब्रैकेट बंधनी ठीक रखा लगे। इसीलिए जाति को अगर बढ़ने के पथ पे चलना है तो आइडियल यानी का आदर्श और मैरिज यानी कि विवाह, ये दोनों ब्रैकेट यानी कि बंधनी ठीक रखनी चाहिए। এই দুটো ব্র্যাকেট বন্ধনীর মধ্যেই জন ও জাতি বেঁচে থাকে ও বেড়ে চলে। यही दो ब्रैकेट यानी कि बंधनी में जन और जाति
दोनों बचे रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। আদর্শানুগ তপস্যার মধ্যে আবার বর্ণানুগ কর্ম জড়ানো আছে। आदर्शानुग तपस्या में वर्णानुग कर्म जुड़ा हुआ है। वैशिष्ट सम्मत कर्म के इग्नोर उपेक्षा करे केउ ब्रह्मज्ञ अर्थात ब्राह्मण होते पारे ना। कारण ইনস্টিংক্টিভ চ্যালেঞ্জ সংস্কারগত পথ বাদ দিয়ে অন্য পথে গেলে প্রকৃত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হয় না। উপরসা উপরসা কিছু হলেও তা সত্তার সঙ্গে জোড়া লাগে না। ठाकुर जी और कहने लगे कि वैशिष्ट सम्मत कर्म को इग्नोर यानी कि उपेक्षा करके कोई ब्रह्मज्ञ और अर्थात ब्राह्मण नहीं हो पाता है, क्योंकि इंस्टिंक्टिव चैनल यानी कि संस्कारगत पथ को छोड़कर दूसरे पथ में जाने पर प्रकृत ज्ञान या फिर अभिज्ञता नहीं होता है। ऊपर ऊपर कुछ थोड़ा बहुत होने पर भी सत्ता के साथ ये जुड़ नहीं पाता है। আবার বর্ণগত কর্ম নষ্ট করলে সমাজ জীবনও বিক্ষুব্ধ ও বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। और वर्णगत कर्म नष्ट करने पर समाज जीवन भी विक्षुब्ध और विशृंखल हो उठता है। বর্ণগত কর্ম ঠিক থাকলে আনএমপ্লয়মেন্ট, আনডিউ কম্পিটিশন, আনরেস্ট, ইনএফিসিয়েন্সি, বেকার, অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা, অশান্ত অবস্থা, অযোগ্যতা অনেক কমে যায়। वर्णगत कर्म ठीक रहने पर अनएम्प्लॉयमेंट, अनड्यू कंपटीशन, अनरेस्ट, इनएफिशिएंसी यानी कि बेकार, अस्वाभाविक प्रतियोगिता, अशांत अवस्था और अयोग्यता बहुत हद तक कम हो जाती है। তাই যেদিক দিয়েই যাও বর্ণ না মেনে गत्यंतर नहीं। इसलिए किसी भी तरफ से क्यों ना जाओ, वर्ण को नहीं मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है। কাজকর্ম করে খেতে গেলে যারা যেটা সাজে তার সেই কাজ করাই ভালো। বিয়ে থা করে ঘর সংসার করতে গেলেও এমনভাবে বিয়ে করা ভালো যাতে দাম্পত্য জীবনের সব দিক দিয়ে মিল হয় এবং সন্তান সন্ততিও বংশের ধারাটা পায়। আবার সাধন তপস্যা করতে গেলেও এমনভাবে করতে হয় যাতে জন্মগত বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে ফার্দার ইভলিউশন আরতর বিবর্তনের দিকে হাত বাড়ানো যায়। ठाकुर जी कहने लगे कि कार्य करने करके खाना खाने के लिए यानी कि अपना जीविका निर्वाह करने के लिए जिसको जो सही मायने में लगता है उसी कार्य में उसे लगना चाहिए। शादी विवाह करके घर संसार करने के लिए भी कुछ इस तरह से विवाह करना उचित है ताकि दाम्पत्य जीवन चारों तरफ से ठीक रूप से मील होकर और संतान संतति को भी वंश के धारा को पा सके। और साधन तपस्या करने के लिए भी कुछ इस तरह से करना चाहिए ताकि जन्मगत वैशिष्ट के ऊपर खड़े होकर फर्दर इवोल्यूशन यानी कि और से और विवर्तन के तरफ हाथ बढ़ा पाए। যাতে কোনো দিক দিয়ে লোকসান নেই, সব দিক দিয়ে লাভ। এমন কোন পাগল আছে যে তা ত্যাগ করতে চাইবে? ताकि किसी भी तरफ से कोई नुकसान न हो, सब तरफ से लाभ ही लाभ हो। ऐसा कौन पागल है जो इसे त्याग करना चाहेगा? जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरत का बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है। हर व्यक्ति की अपनी जन्मजात प्रवृत्ति, गुण और स्वभाव यानी कि धातु होते हैं और उन्हीं के अनुसार उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। इन विशेषताओं को आधार पर समाज में चार प्रमुख वर्णों जैसे कि विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निर्धारित किए गए थे। प्रत्येक वर्ण अपनी प्रकृति के अनुसार समाज की सेवा करता था और सबके बीच पारस्परिक सहयोग और सम्मान का संबंध था। कोई भी किसी से तुच्छ नहीं था। समाज व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी कि हर व्यक्ति उन्नति कर सके। आदर्श और विवाह को मानव तथा समाज की उन्नति की दो आधार बताया गया था। तपस्या और विधि नियम के सम्मत दाम्पत्य जीवन से ही व्यक्ति और जाति का विकास होता है। अपनी जन्मजात विशेषताओं के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने से वास्तविक ज्ञान या संतुलित समाज जीवन संभव नहीं होता। वर्णानुकूल कर्मों से सामाजिक संतुलन, व्यवस्था और समन्वय बना रहता है तथा अव्यवस्था, बेरोजगारी और प्रतिस्पर्धा कम होती है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य और साधना सभी में स्वभाव का अनुसार मार्ग अपनाना ही
कल्याणकारी माना गया है। तो ये है आज का विषय वस्तु का सार। अभी मैं इस विषय वस्तु को आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री बोजेश कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय बोजेश कुमार दा, आप उपस्थित है? दादा जय गुरु। जय गुरुदेव। आलोचना कीजिए दादा 10 मिनट। वंदे लोक तिलकम सात्वत वार्ताविरोषणम अमर कृत्सारम प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रणयतमत यागदेवम वंदे जीवन जीवनम शतवर्षम। आज के इस प्रातः वेला में आलोचना प्रसंग पाठ के इस डिस्कशन सेशन में उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का टॉपिक जो है ये मूलभूत मतलब बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है जिसको समझना हमारे लिए अत्यंत अत्यंत जरूरी है और सब लोग समझते हैं। ऐसा नहीं लगता कि मुझे ऐसे भारत में कोई व्यक्ति है जिनको इस बात का समझ नहीं है, पर पता नहीं क्यों इतना ज्यादा हमारे यहाँ विरोध है इस वर्ण व्यवस्था को लेकर के। आगे इसको और डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं कि ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। तो ठाकुर जी कितना सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया है कि संसार में एक वस्तु के समान दूसरा कोई वस्तु नहीं, एक व्यक्ति के समान दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, एक जीव जंतु पत्ता प्रकृति में हर चीज यूनिक है। कितना कितना मतलब एकदम फंडामेंटल और क्लीन अंडरस्टैंडिंग है अपने यूनिवर्स का कि यूनिवर्स में कोई भी चीज एकदम एकदम यूनिक है। इनफैक्ट हम ये कहानी भी जानते हैं ठाकुर जी अपने बचपन के टाइम में जब उनके टीचर 1+1 जोड़ के बताए थे कि 1+1 2 होता है, ठाकुर जी बोलते 1 और 1 2 कैसे हो सकता है, 1 और 1 तो यूनिक है ना। तो ये जो उनका जो इतने कम एकदम चाइल्डहुड डेज में इतना डीप अंडरस्टैंडिंग था, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हम लोगों के आम इंसान के लिए कितना कितना समय लगता है कि हर व्यक्ति यूनिक है और हमारा सबके प्रति व्यवहार कैसा बदलने की आवश्यकता है। ये मतलब कि हम लोग इसको आत्मसात करने में बहुत समय लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। अब इससे ठाकुर जी यही आगे बढ़ा रहे हैं कि इस जो यूनिकनेस है, जो हर 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 जो इंडिविजुअल या आप एंटिटी बोल सकते हैं, उसमें जो यूनिकनेस है, यूनिकनेस का क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर द यूनिकनेस। और रीजन उसका ठाकुर जी यूनिकनेस का ये बता रहे हैं कि धातु टेम्परामेंट, धातु ही वो है जो जिसको धर करके जिसको जिसके जिसको वो प्रोटेक्ट करके वो एंटिटी अपने आप को बचाए हुए है। एक फूल है तो उसका अपना एक वैशिष्ट है, उसका एक अपना कैरेक्टर है। तो वो जो उसका है वो उसका टेम्परामेंट, उसका धातु है, उस धातु है मतलब उस धातु को पकड़ के ही जो उसका जो जो उसका आइडेंटिटी है। अब इसके पीछे फिर और आगे फिर क्या बता रहे हैं कि इन विशेषताओं के अनुसार 4 प्रमुख विभाग हैं। मतलब इन्हीं जो यूनिक कैरेक्टर्स है, इन्हीं 4 कैरेक्टर्स, इन्हीं जो बेसिक जो हर जीव के अंदर जो कुछ अलग अलग है, इसको 4 मुख्य तरीके से बांटा जा सकता है। उन्हीं को हम वर्ण व्यवस्था के नाम से समझते हैं कि ह्यूमंस में हम इनको ब्राह्मणत्व कह सकते हैं, क्षत्रियत्व कह सकते हैं, आप इसको वैश्यत्व कह सकते हैं और शुद्धत्व कह सकते हैं, सेवा भाव। तो अब ये जो चीज है हमारे यहाँ ये जो 4 जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ये पूरी सृष्टि के लिए है। इसको ग्रॉसली सिर्फ कि भारत में ऐसा होता है तो नहीं, इसको पूरे यूनिवर्स में यही कॉमन इसका क्लासिफिकेशन में कि प्रकृति में इस तरह का ही एक पैटर्न है कि ब्राह्मणत्व का एक भाव होता है, एक क्षत्रियत्व का भाव है, एक वैश्यत्व का भाव है और एक शूद्रत्व का भाव है। अब इस भाव को जब हम लेकर के आगे बढ़ते हैं तब हमारे लिए सब कुछ आसानी से समझा जा सकता है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक वर्ण अपने अपने स्वभाव और विशेषता के अनुसार समाज की सेवा करता था। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो सेवा के लिए है। जिसकी विशेषता जितनी उच्च प्रकार की होती है उसे उतना ही सम्मान प्राप्त होता है। मतलब कि जिनका वही कि जो जितना यूनिक है, जो जितना जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, वो उसका उसी हिसाब का उसका सम्मान उसको मिलता था। उसके बाद फिर उनके बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित था। किसी को छोड़कर किसी का कार्य नहीं चल सकता था। मतलब कि कोई एक दूसरे को अलग छोड़ कर के कि हाँ वो अलग है। आज के समय में जैसा देखने को कि चलो ठीक है,
मतलब हम आजकल को तो एक अलग ही नैरेटिव चलाया गया है कि कोई पर्टिकुलर कोई ब्राह्मण लोग बहुत अत्याचार किया है, इसके लिए उनको अलग कर दो, और इस टाइप का मतलब क्या आजकल के समय में चल रहा था, पता नहीं समझ में आ रहा मेरे को। तो इन्हीं वर्णों के बीच अनुलोम से विवाह भी, और फिर इसी से फिर जो क्योंकि जो शिक्षा और विवाह, शिक्षा, दीक्षा और विवाह, ठाकुर जी बोले शिक्षा, दीक्षा, विवाह, इन तीनों चीज़ जो सबसे जो फंडामेंटल है हमारे जीवन के ग्रोथ के लिए, तो उन सब में भी ये लागू है, उन सब में भी उसी हिसाब से लागू है कि शिक्षा, दीक्षा और विवाह। तो ये जो विवाह में जब ये चलते हैं, तो विवाह चूँकि ये हमारे वंश क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि जो विवाह हो, वो एक जो सेट सेट जो स जो समा जो हमारे पूर्वजों द्वारा निर्धारित जो सिस्टम है, उसी के अनुसार से ही हमारा विवाह होना होना ज़रूरी है। और इसीलिए जो पहले के समय में कहा जाता था कि भारत में मतलब कि हर घर में एक देवता है। ये हर घर में एक देवता का कारण क्या था? वो कारण ही यही था, एक कारण यही था। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, हिस्ट्री के जो बहुत सारे जो पहले के लोग जब भारत में आते थे, जो मतलब जब घरों में आते थे घूमने-फिरने, देखने के लिए, जब भारत की कसम सुने थे, तो पहले के समय में लोग जो पहले का जो दलान होता था, पुराने ओल्ड स्ट्रक्चर आप लोग हाउस देखे होंगे, उन घरों पे जो कोई भी गेस्ट पहले से आके वहाँ पे आराम से रह सकता था, बैठ सकता था, कोई कुछ से कुछ और उनको खाना-पीना सब कुछ बड़े आराम से उनको मिलता था। लोग इसको वेस्टर्न लोगों ने अपनी किताबों में लिखा भी है। आई मीन मुझे याद नहीं उस पर्टिकुलर किस बुक का जिसमें मैंने ये पढ़ा था कि वो जो जो अतिथि आए थे, वो उन घर में बैठ कर के आराम से रहे, खाए-पिए और रेस्ट भी किए, और उनको कोई समस्या नहीं था। तो भारत में पहले घरों में इतना सुंदर व्यवस्था था, लोग ताला भी नहीं लगाते थे घरों में, इतना सुंदर व्यवस्था था। हमको चूँकि उस विषय में ठीक से बताया नहीं गया और हम इतना ठीक से अपने हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इसीलिए हमको उस विषय की जानकारी ही नहीं है। तो हाँ, फिर आगे क्या बोले कि समाज व्यवस्था ऐसी थी कि निम्न स्तर का व्यक्ति भी उच्च स्तर की उन्नति कर सके। इसीलिए इस स्टेटमेंट को आप देखिए कि अगर हमारे देश में जितने भी संत महात्मा हैं, जो बड़े-बड़े जो संत हैं, जैसे कि देखिए आप संत रामदास जी, और भी जो एक कबीरदास जी थे, या फिर जो मोची का काम करते थे, उनका क्या नाम था? वो सारे संत, ये सब मतलब जैसे वाल्मीकि जी थे, ये सभी लोग जो थे, ये सब निम्न वर्ण से ही आए हैं। ये सब लोग निम्न वर्ण से ही आगे बढ़े। तो अगर समाज में हर वर्ण के लिए रास्ता खुला हुआ था कि वो कैसे प्रोग्रेस करेगा, और जो उसके लिए जो बेसिक आइडेंटिटी था, वो बेसिक रूल्स थे, वो सेम बना दिए गए थे। और हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं, इन सभी राज्यों में इतना इंडिपेंडेंट, सभी लोगों का देखिए अपना भाषा है, सबका बोली है, सबका खान-पान अलग है, शादी-विवाह का सिस्टम अलग है, सबका अलग है, लेकिन सबके बीच में एक कॉमन थ्रेड है एकदम, जो कोई एनफोर्स करने के लिए नहीं है। वो ये जो सोसाइटी में बिल्ड हुआ था, ये बहुत सालों से ये जो भगवान श्री कृष्ण के बाद जो ये सब एस्टेब्लिश हुआ, उनके जाने के बाद ये सब जो एस्टेब्लिश किया गया था, वो बहुत सुंदर ढंग से एस्टेब्लिश हुआ था। उन्हीं द फिर आगे जाके देखते हैं कि किंतु विवाह में प्रतिलोम के प्रति एक एक बाधा था। प्रतिलोम संबंध के समय में कठोर निषेध था, क्योंकि प्रतिलोम से विनाश की उत्पत्ति होती है। और फिर मनु ने कहा है कि जहाँ ये वर्ण दूषक विध्वंस उत्पन्न होते हैं, वहाँ प्रजा सहित वह राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो तपस्या और ये सब बात तो हम अभी मैंने बोला था। हाँ, तो ये जो सब्जी आज का जो टॉपिक है, इसमें हर लाइन पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसीलिए मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जो उस इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज का है, उसमें से मैं ज़्यादा भटकूँ नहीं, बहुत दूर नहीं जाऊँ, क्योंकि समझ से बहुत दूर हो जाएगा। लेकिन जो मोटा-मोटा जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं आज कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अपने इतिहास को वापस से पढ़ना चाहिए, और जो हमारे अपने लोगों ने लिखा है। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है ना कि सब लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास को जो विदेशी लोग जो कभी भारत आए नहीं, वो भारत के बारे में लिख दिए। कोई अंग्रेज लोग आया, वो लोग लिख दिया, उसको हम ज़रूर मानते हैं, लेकिन अपने देश के जो लोगों ने लिखा है, उसको सच नहीं मानते। सावरकर जी का लिखा हुआ हिस्ट्री को कोई नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सावरकर जी को इतना इतना दुष्प्रचारित किया गया है कि सावरकर जी के विषय में लगता है कि वो देश के क्रिमिनल थे, जबकि सबसे बड़े देशभक्त वही थे। उसी तरह से आप अपने देश के लिखे हुए लोगों के विषय में अगर आप जगह-जगह से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ठाकुर जी क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे यहाँ एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था था,
उस व्यवस्था के अंतर्गत ही यहाँ पर हर चीज का, यहाँ पर बेरोजगारी नहीं था। भारत में बेरोजगारी का कभी कोई समस्या था ही नहीं। इसीलिए आज जब हम सुनते हैं, जब इकोनॉमी डिस्कशन होता है, तो उसमें आप सुनेंगे कि आज यहाँ इतना जॉब का क्रिएशन हुआ, जॉब लॉस हुआ। भारत में इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि भारत अपने में एक स्वचालित इकोनॉमी थी, जो स्वयं जितना प्रोड्यूस कर सकती है वो कंज्यूम। आज भी भारत का वो जो पुराना सिस्टम है, उसके कारण ही भारत आज दुनिया में जितना भी आप देखें कि कहीं पर मंदी चल रही है, कहीं पर कुछ यूएस में ये मंदी चल रही है, यूरोप में मंदी चल रही है, सब जगह मंदी चल। भारत में ऐसी कोई मंदी की समस्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि भारत का जो कंप्लीट इकोनॉमी है, वो सेल्फ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। वो खुद ही प्रोड्यूस करता है, खुद ही सारा वो कंज्यूम कर जाता है। और उसके पीछे है हमारा ये जो विवाह का जो सिस्टम है, कि हर पर्टिकुलर सीजन में वो शादी का जब सिस्टम चलता है, तो लोग खर्च करते हैं, त्योहारें आते हैं, उसमें खर्च होती हैं, और ये सारा इकोनॉमी खुद इकोनॉमिक ढंग से साइकिल चलता रहता है, और ये स्वचालित है। तो इस बेसिक जो समझ वाला चीज हमारे पूर्वजों ने ये हमारे लिए दे के गया था, इसको हम लोगों को खूब अच्छे ढंग से समझना चाहिए, और समझ करके अपने जीवन को उसी अनुसार। और ठाकुर जी इसमें एक बात बोले ना, कि जिनका जो वैशिष्ट है, जो वर्ण है, उन वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो उनका जो इनहेरेंट कैपेबिलिटी है, उन्हीं कैपेबिलिटीज को डेवलप करने की आवश्यकता है। और हम जितना ज्यादा अपने गुरु से अटैच्ड होते हैं, तब हम उतने ज्यादा अपने बेसिक्स की ओर जाते हैं, अपना बेसिक फंडामेंटल नेचर को समझते हैं, कि मेरा क्या क्या प्रकृति है, मेरा क्या धातु है, हम किस चीज के लिए लाए गए, किस चीज के लिए हम इस धराधाम पे आए हैं। और जितना जल्दी हम उसको समझेंगे और उसको होन करने की कोशिश करेंगे, उसको पॉलिश करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हमारा विकास होगा। और हम जितना जल्दी अपने बेसिक्स पे आ जाएंगे, उतना ज्यादा हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, उसके लिए उतना अच्छा होता जाएगा, और समाज भी अच्छा बनेगा। और इसीलिए हम सबका इन सब के प्रति ध्यान रहना चाहिए, इसको और अच्छे ढंग से समझ करके। और अगर मेरा तो ये मानना है कि सब लोगों को मिल करके इसके विषय में और डीप रिसर्च करने की आवश्यकता है, कि कहाँ पर क्या, किन्होंने क्या लिखा था, भारत का समाज के गांव के विषय में क्या लिखा, शहर व्यवस्था क्या थी। ऐसा नहीं कि भारत में पहले शहर नहीं था, भारत में बहुत बड़े बड़े शहर थे। वो सब जो जो इरोड हो गए, उन सबको जानना समझने की कोशिश करें। जितना खोजेंगे उतना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इट्स अ वेल्थ ऑफ नॉलेज। तो आज और मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब विस्तारित टॉपिक है, और आगे के वक्ताओं को सुनते हैं। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रोते ब्रजेश कुमार दा विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे बहुत सुंदर भाव से। अ, हर हर व्यक्ति जो है वो अलग है, यूनिक है, अद्वितीय। खाली व्यक्ति नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, सब कुछ यूनिक है इस दुनिया में। तो उसका बेसिस में जो वर्णाश्रम बनाया गया था, उसका बारे में दादा आलोचना कर रहे थे। और एक इम्पोर्टेंट बात बोले है कि हम सबको इतिहास पढ़ना चाहिए। जो हमारा इंडियन हिस्टोरियन सब लिखे थे उसको पढ़ना चाहिए। और जो पहले एक बहुत सुंदर व्यवस्था थे, समाज व्यवस्था थे, उसके बारे में जानना चाहिए। हम इतिहास पढ़ते नहीं, इसलिए जानते नहीं। एक बहुत सुंदर आलोचना रखे है श्रद्धेय श्री ब्रजेश कुमार दा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा। वन्दे लोकतिलकं सत्ततवार्ताविभूषणम् अमरकृत्योत्सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्तजागदीपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं। सभी को जय गुरु। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करना बोले तो ये बहुत ही कम समय में वो इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है, ये बहुत ही मतलब मुश्किल जैसा लग रहा है। यहाँ पे मेन चीज ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज को अलग अलग विशिष्टता के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। एक पेड़ दूसरे पेड़ के समान नहीं है, एक पत्ता दूसरे पत्ता के समान नहीं है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के समान नहीं है। मतलब हर एक चीजों में एक एक मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता ही है। तो ये क्लासिफाइड के हिसाब से फिर उसे क्लासिफाइड किया गया है। और बोलता है जैसा समाज कैसे बना है कि व्यक्ति, दंपत्ति, फिर समाज। अगर समाज के साथ हम लोग ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये वर्ण का, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको कंपैरिजन में देख सकते हैं।
कि पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन जो किया गया है, ये गीता में कहा गया है कि चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागश। मतलब ये जो चतुर्वर्ण का भाग किया गया है, तो ये भगवान खुद ने ये सब क्लासिफिकेशन करके गए हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण या विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जाति के वर्ण हैं। और ये 4 जाति को अगर हम लोग देखेंगे तो ये अपना जो शरीर है, शरीर के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। विप्रो को हम लोग मानेंगे कि अपना सिर है। जैसे शरीर क्या मेन जो पार्ट है, सिर है, पेट है, हाथ है और पैर है, ये मेन चीज है। तो इस हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे कि ये विप्रो जो है ये हमारा सिर है, और क्षत्रिय जो है ये हमारा ये हमारा पेट है, और बाहु है, बाहु। हाँ भुजा है। तो और क्षत्रिय हमारा भुजा है, और क्षत्रिय के बाद आता है वैश्य। वैश्य हमारा हाथ है, और शूद्र जो है, वैश्य शूद्र हमारा पैर है। नहीं नहीं शूद्र का जो वैश्य जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं तो हाँ दादा, उस प्रश्न में हम बाद में आते हैं। तो अभी ये क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग देखते हैं कि विप्रो जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग सिर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो सिर में अपना मेन जो दिमाग, जो बुद्धि बोलता है, वहां पे उसका स्थान होता है। और ये शरीर को किस हिसाब से चलाया जाता है, वो उसके हिसाब से वो मतलब सारी जो मतलब हाथ पैर पेट सबको किस हिसाब से चलाना है, वो दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार ये विप्रो जो है समाज का, ये विप्रो समाज को किस हिसाब से चलाना है, क्षत्रियो को किस काम में लगाना है, विप्रो वैश्य को किस काम में लगाना है, शूद्र को किस काम में लगाना है, वो उन्होंने उस हिसाब से वो सबको काम में लगाते हैं। तो विप्रो का प्रधान काम जो होता है जजन जजन अध्ययन अध्यापना दान और प्रतिग्रह, ये विप्रो का काम होता है। और क्षत्रिय का काम होता है कि समाज को रक्षा करना, परिपोषण करना, परिपालन करना, ये क्षत्रियों का काम होता है। और वैश्य का काम होता है खेती करना, शिल्प करना, गौ रक्षा करना और व्यापार करना। ये सब एक एक करके हर एक का काम है। शूद्र का काम है श्रमिक अर्थात श्रम करना। तो इस हिसाब से देखा जाता है कि समाज व्यवस्था जो था, ये समाज व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए मेन दिमाग की जरूरत पड़ता है, विप्रो की जरूरत पड़ता है। और यहाँ पे हर एक जाति के लिए मतलब एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था, एक अच्छा संपर्क था, एक मतलब एक दूसरे वर्ण के साथ पर वर्ण के का एक बहुत अच्छा रिलेशन था, जिसके वजह से कोई किसी को तुच्छ नहीं समझते थे। और विवाह व्यवस्था जो था, यहाँ पे अनुलोम असवर्ण विवाह था, जिसके फलस्वरूप अच्छे अच्छे संस्कार वाले संसार में पैदा होते थे। और इसमें अपना अपना वैशिष्ट के हिसाब से सब अपना अपना काम करते थे, जिसके फलस्वरूप देश में ये जो अन्न का जो भंडार है ये हमेशा भरा रहता था। कभी भी कुछ चीजों का कभी कमी नहीं पड़ता था, क्योंकि प्रकृति का जो विचार है, प्रकृति जो नियम बनाए हैं, विधि जो विधान है, उस हिसाब से जो काम करते हैं, विधाता पुरुष विधाता स्वयं वो सब देख रेख करने के लिए सहायता करते हैं। तो इसीलिए उस जमाने में ऐसा विवाह व्यवस्था था। और
इसके लिए फिर आइडियल और मैरिज की व्यवस्था बोलते हैं। आइडियल और मैरिज अगर ठीक से नहीं रहेगा तो अपना समाज को आगे की ओर सही ढंग से लेके नहीं जा सकते हैं। इसीलिए ये आइडियल की जरूरत पड़ता है। तभी के जमाने में ऋषि होते थे और ऋषि के परामर्श के अनुसार राज कार्य चलाया जाता था। हम लोग देखे हैं कि रामायण में भी भगवान रामचंद्र जो स्वयं राजा होके भी वो ऋषि वशिष्ठ मुनि के ऋषि वशिष्ठ के अनुशासन मतलब उनके अनुसार जो शासन है कार्य वो चलाते थे उनके आदेश निर्देश के बेसिस पे। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जो भी काम समाज के लिए किया जाता है वो विशिष्टों के हिसाब से और आदर्श के जो नीति और निर्देश के हिसाब से करते हैं। तो इस हिसाब से वो आगे फिर चलते हैं। फिर बोला जाता है कि उस जमाने में जो ये प्रतिलोम जो विवाह है इससे अवॉइड करना था, क्योंकि प्रतिलोम विवाह कोई करते नहीं थे। ठाकुर जी का एक वाणी है कि जनन विभ्राट जे रे क्रमे क्रमे राष्ट्र छे लाख ঐশ্বর্য থাক না সেথায় আপদ সেথায় যাবেই বেয়ে। बोलते हैं ये जो जनन विभ्राट ये प्रतिलोम के विवाह से ही आता है। और कहीं पे भी कितना भी मतलब ऐश्वर्य मतलब धन दौलत कितना भी रहे मगर वहाँ पे वो विपदा जो है वो जो ध्वंस का जो लीला है वहाँ पे वो धीरे धीरे तबाही जाएगा और वो ध्वंस कर देगा नष्ट कर देगा। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं प्रतिलोमे कुएर जन्म राष्ट्र समाज जातिर जन्म। तो ये सब अगर ठीक करना है तो इसके लिए आइडियल की जरूरत है। और विवाह का मूल उद्देश्य ही होता है बोलता है उन्नयन और सुप्रजनन। ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं उन्नयन और सुप्रजनन यही तो बियर मूल जेमन तुमन कोई भी करिस ना कबूल। मतलब जैसा तैसा करके शादी करना ये गलती मत करो। इसलिए समाज में अगर सुसंतान लाना है सुनागरिक लाना है तो सुविवाह अर्थात मैरिज रिफॉर्मेशन की जरूरत है। और जीविका के लिए बोलते हैं जो हम लोग पेशा करते हैं हर एक वर्ण के हिसाब से जो जिसके लिए जो फिट है उसके हिसाब से अगर काम करते हैं तो उससे भी कभी अपने ये नहीं होता है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अनड्यू कंपटीशन और अनरेस्ट इनएफिशिएंसी ये बहुत मतलब कम किया जा सकता है। इसीलिए ऐसा व्यवस्था था तो इस व्यवस्था में सब कुछ सही ढंग से चलता था। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा कौन मूर्ख है कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना अच्छा जो सिस्टम है इसको छोड़ के दूसरा कोई मतलब सिस्टम को अपनाए। इसीलिए ठाकुर जी का और एक वाणी बोलते हैं कि शूद्रই তো জাতির চাকা বস্য জগায় দেশের টাকা ক্ষত্রিয়রা রাজার জাত সবার পূরণ विप्रधात। तो इसीलिए ये सब जो वर्ण है वर्ण के हिसाब से सबका अलग अलग काम है उसके हिसाब से सब लोग अगर काम करेंगे तो सबका उन्नति होगा और सब आगे की ओर मतलब बढ़ेंगे। यही आज का विषय को मैं थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश किया। सबका मंगल प्रार्थना करते हैं। सबको जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय जगतपाल दा अभी आलोचना कर रहे थे। विषय वस्तु बहुत वास्ट है, बहुत विस्तृत है। तो अल्प समय में दादा ने बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना की है। वर्णाश्रम के बारे में आलोचना कर रहे थे। वर्णाश्रम में जो 4 वर्णों का बात किए गए हैं उनको एक्सप्लेन किए हैं। बहुत सुंदर लग रहा था दादा का आलोचना। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी मैं शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए वर्णाश्रम के बारे में। समय ज्यादा नहीं है दादा, आप अल्प समय में आलोचना कीजिए। जय गुरु दादा।
जय गुरु। यहाँ पर टॉपिक तो एक ही था, इसीलिए हमारा डिसीजन हम लोग लिए इसको एक ही साथ पढ़ा जाए, नहीं तो ब्रेक करने से समझने के लिए दिक्कत होगा। अभी जगतपाल दा बहुत अच्छे से आलोचना किए, ट्राई किए जे बहुत कम समय में सारे बातें तो रखना मुश्किल है, बट बहुत सुंदर सुंदर बातें वो वाणी के ठाकुर जी का वाणी माध्यम से जगतपाल दा और ब्रजेश दा ये किए। यहाँ पर जो वर्णाश्रम के लिए जो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो प्रतिलोम और सवर्ण अनुलोम का जे उन्नति का मूल जो ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं, जे बोले तपस्या। तपस्या मतलब यू हैव टू सरेंडर टू द लॉर्ड एंड जौन संस्रव। जौन संस्रव कैसे ना विवाह, तो वही दो चीज है, मतलब इष्ट के पास सरेंडर करना और विवाह, मतलब ये मतलब जो बोल रहे थे ब्रजेश दा, शिक्षा दीक्षा विवाह, मतलब दीक्षा और विवाह के ऊपर ठाकुर जी यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो जो वर्ण था, वो जो श्लोक एक दिए हैं मनु संहिता का, एक्चुअली मनु संहिता हम लोग एक्चुअली पढ़ा बंद हो गया। तो मनु संहिता में बहुत सारा विस्तृत चीज है। मेरा रुचि तब आया जब श्री ठाकुर जी के बार बार मनु संहिता के ऊपर बातें की। ये एक्चुअली जो श्लोक है, ये है 10th चैप्टर का 61 श्लोक नंबर है ये, जे जत्र तत्ते परिध्वजा जयन्ते वर्ण दोषका राष्ट्रे केश तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनिश्यते। जहाँ पर जो राज्य में, जो कंट्री में ये वर्ण व्यवस्था को लोग मानते नहीं है, तो वहां पर वर्ण संकर जन्म होता है। वर्ण संकर मतलब क्या होता है ना, जो उसका जो मूल वैशिष्ट नष्ट हो जाता है, वो वैसा नहीं रहता है। जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं, हर जीव जंतु यूनिक है, हर प्राणी यूनिक है, हर उद्दीप्त यूनिक है। हम लोग जो उदाहरण देता हूँ, एक महाबलेश्वर में एक आयरिश कुत्ता के साथ एक स्ट्रे डॉग, इंडियन स्ट्रे डॉग को मिलन करने के बाद उसका वैशिष्ट नहीं हुआ है, वो वर्ण संकर में परिणत हो चुका है। उसका आई का कलर चेंज हो चुका है, उसका बॉडी का कलर चेंज चुका होता है, वो और विशुद्ध नहीं रहा जो मूल था वो। तो श्री ठाकुर जी बोले, जे राष्ट्र के छे तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनिश्यते। से राज्य का राष्ट्र तो नष्ट होगा, प्रति व्यक्ति भी उसमें नष्ट हो जाए, उसका इंडिकेशन है। जो राष्ट्र नायक है, जो अभी का सिस्टम में, वो उसको विरोध करना चाहिए। किसको? ना प्रतिलोम को, ना वर्णाश्रम को इंटैक्ट रखना चाहिए। ये चीज हम जितना हमारा जो अभी यंग मास है, अभी जिसका विवाह नहीं हुआ है उनको, और जो जिसका विवाह हो चुका है भी, उनको जितना एजुकेट करेंगे तो वो श्री ठाकुर बोल रहे हैं इसके लिए उन्नत के लिए असवर्ण अनुलोम विवाह को प्रश्रय दिया जाता था, बट प्रतिलोम को घोर विरोध किया जाता था। ये बातें श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं, जो ब्रजेश दा बोले थे, एक के साथ एक मिलने से, जब टीचर पूछे थे, वो कभी दो नहीं बोले थे, एक बोले थे। उसको परमपिता को उसके लिए मार खाना पड़ा था टीचर के साथ, क्योंकि वो जन्म से ही पुरुषोत्तम जो है उनको सब कुछ पता होता है, तो वो नष्ट नहीं करने देते थे। जो उनका वर्णाश्रम व्यवस्था उठी, जो ये आइडियोलॉजी में वो बोलने, जे वर्णाश्रम व्यवस्था जो था वो बहुत बड़ा था, जिसमें कोई भी व्यक्ति ऊपर आ सकता था उसका टेम्परामेंट व धातु को लेके धारण करने के लिए। ठाकुर जी यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज डिस्क्राइब किए हैं टेम्परामेंट को समझने के लिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं, टेम्परामेंट जो होता है वो धातु होता है, जो धारण करता है, जो हमारा जीन में, डीएनए में स्टोर रखता है। जब मैं एक चीज कोई चीज हम दूसरे को नहीं ठकना, जब वो जो एक गुण है, ये नहीं ठकना, मैं किया, मेरा बेटा किया, ऐसा करके 14th जनरेशन तक किए शूद्र केस में, तो वो स्टोर होता है, फिर वो उन्नत होता है, उसको प्रोमोट किया जाता था। कि जैसे जगतपाल दा बोल रहे थे, गुण कर्म विभाग से, तो वही गुण विभाग के बच्चे, एक शूद्र होता था वैश्य, फिर वैश्य होता था क्षत्रिय, क्षत्रिय होता था ब्राह्मण, ये उन्नत होता था। उनको कौन बताते थे ना,
वशिष्ठ। वशिष्ठ मतलब उन युग का आचार्य। ये था पहले युग में, ये व्यवस्था था। और जो विप्र था वो विप्र रहता था, बट जो ब्राह्मण बन, सब लोग ब्राह्मण बनते थे। जो अभी जगतपाल दा आलोचना कर रहे थे, जे आपको शूद्र को भी सोचते नहीं दिया जाता है, क्षत्रिय को भी सोचते नहीं दिया जाता है, वैश्य को भी दिया जाता था, और ब्राह्मण को आज का युग में दिया जा रहा है। वही षटकर्म सबका अधिकार है, जो हम लोग कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं थे। जो मनु संहिता में पढ़ा तो उसमें इसमें विस्तृत भाव से लिखा गया, जे लोग को बाछंद किया जाता है। इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया? जे जो आपका नवाक्षरी भागवत लिखा गया, बिकॉज ऑफ जगन्नाथ दास का जो मदर थे, माँ थे, उनको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था दैट टाइम। मतलब आपका अध्ययन नहीं कर सकते आप। और अध्ययन कौन करता था? ब्राह्मण करता था। वो जो बोलेगा तुमको सुनने, श्रवण करने का अधिकार था। तो ये जो एक पीढ़ी था, ये एक 500 इवन 500 साल का बात है। तो 500 साल पहले इतना अव्यवस्था हो गया था वर्णाश्रम। तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे जे ये यहाँ पर जे टाइम तो आई थिंक 2 और 1 मिनट बचा हुआ है। जे मूल जो होता है, श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जे प्रत्येक जो आर्य होता है, आप देखेंगे उपासना वही सबका घर पे रहेगा। जो ठाकुर जी बोलते हैं जो आर्य होता है वो वर्णाश्रम को सरेंडर होता है, शरण में जाता है। जो आप जो वो आपको देखेंगे जे लाइफ में जो पंचर ब्री है, उसी उसमें लिखा गया है जे खाली एकमादित्यम शरणम, तो उसमें भी लिखा गया है सत्तानुगुणा वर्णाश्रम शरणम। आप देखेंगे उपासना बुक्स जिसका घर पे, सबका घर पे रहेगा, जे एकमादित्यम शरणम पूर्वे सामा पुरीताय पूर्वता ऋषय शरणम तदानुवर्दिना पितरम शरणम, जे सत्तानुगुणा वर्णाश्रम शरणम। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट कर देने से हम पूरा ईश्वर को, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को रिजेक्ट कर देते हैं। ये वर्ड ठाकुर जी 2nd वॉल्यूम में बोल रहे, जब मुझे रिजेक्शन का पथ कहाँ पर है ना, तुम्हारे जीवन में तुम जजन जाजन इष्टभूति किए, सोचते नहीं किए, कर्मी ऊंचा गया, सब कुछ उनको पदवी मिला, सब कुछ मिला, बट उनका पुत्र संतान जब प्रतिलोम करता है तो यू रिजेक्टेड मी, ठाकुर जी बोल रहे हैं ये वर्ड, यू रिजेक्टेड मी, मैं प्रत्याख्यान किए। तब मेरा प्रत्येक प्राण में, प्रत्येक सेल, मुझे लगता है जैसे कैंसर का जो जोड़ा है, वो जोड़ा मेरा शरीर में सृष्टि होता है, जो तुम्हारा परिवार में कोई किसी का प्रतिलोम हो जाता है। ये 9th वॉल्यूम में आपको मनु संहिता में मिल जाएगा आपको। इतना कठोर था, प्रतिलोम विवाह को रेस्ट्रिक्शन किया जाता था। समय हो चुका है, उसके ऊपर में और मेरा बात को यहीं पे मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आलोचना कर रहे थे श्रद्धेय शशिकांत दादा वर्णाश्रम के बारे में। समय का अभाव में ज्यादा बोल नहीं पाए, लेकिन हम लोग को सुनने का इच्छा रखते हैं। बहुत सुंदर। अभी सभी दादा माँ को जय गुरु। हाँ, मेरा एक वीडियो ऑन अपील है, करके सभी श्री श्री ठाकुर जी जो हम लोग आलोचना किए थे, शायद 4th की 3rd वॉल्यूम में बोल रहे हैं, जो सबका घर पे मनु संहिता रहना चाहिए। तो हम लोग ठाकुर जी का तो लाख विशेष थे, करोड़ों में विश था, बट एक विश फुलफिल करना चाहिए। जो छोटा छोटा विश जो ठाकुर जी का है, फुलफिल करने से आपको आनंद लगेगा, जो हाँ ये इच्छा मैं पूर्ण कर दिया। पढ़े व नहीं पढ़े, एक खरीद लीजिए। जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ वीडियो ऑन करके जय गुरु कीजिए आपस में। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज का